नमस्कार, चैनल खबर तक में आपका स्वागत है। मैं हूं गीता सैनी और अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। अलवर जिले के नवनियुक्त जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता ने सोमवार को मिनी सचिवालय पहुंचकर अपना पदभार ग्रहण किया। अभी हाल ही में राज्य सरकार द्वारा जारी की गई लिस्ट में अलवर जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी का तबादला जयपुर कर दिया और उनकी जगह नवनियुक्त जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता को जैसलमेर से अलवर कलेक्टर लगाया गया है। नवनियुक्त जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता ने बताया कि राज्य और केंद्र सरकार द्वारा संचालित की जा रही सभी योजनाएं आमजन तक पहुंचे, इसके लिए पूरी तरह प्रयास किए जाएंगे। साथ ही आमजन सरकार की योजनाओं से वंचित नहीं हो, इसके लिए संबंधित अधिकारियों की बैठक लेकर उन्हें निर्देशित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विकसित भारत यात्रा संचालित हो रही है, इसे भी प्राथमिकता से लिया जाएगा। इसे लेकर जिले का दौरा किया जाएगा और जो भी गैप नजर आएगा उस पर वे स्वयं और उनकी टीम काम करेगी। काम सैचुरेशन मोड और टीम वर्क के साथ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अलवर शहर में पानी की समस्या है, इसे भी जलदाय विभाग अधिकारियों के साथ बैठक कर प्राथमिकता से लिया जाएगा। इसके साथ ही आमजन जो भी समस्या लेकर आएगा उसको प्राथमिकता से सुनकर उसका निस्तारण भी किया जाएगा। समझने में थोड़ा समय लगता है, जो गैप्स हमको नज़र आएंगे उस पर डेफिनेटली मेरी टीम वर्क करेगी और एक सैचुरेशन मोड पे काम करने का प्रयास किया जाएगा कि कोई भी किसी भी सरकारी स्कीम से वंचित ना रह जाए। तो जो भी एलिजिबिलिटी है व्यक्ति की, उसके अनुरूप उसको सरकार की योजनाओं का लाभ मिले, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा और सबका सहयोग रहेगा और टीम वर्क की भावना से हम जो है ये काम को अंजाम देंगे। पिछली सरकार के दौरान कार्यकाल में कई सारी चीज़ों की शिकायतें बहुत सही रही, भले रेवेन्यू के मामले में हो या दूसरे मामले हों, उनकी जांच करने या उसमें कोई रहेगा? जैसे मैंने कहा कि आज पहला दिन ही है, तो पहले तो चीज़ों को समझेंगे कि क्या इश्यूज़ पहले के हैं, ऑनगोइंग हैं, और उसके हिसाब से एज पर रूल जो भी चीज़ें सामने आएंगी उनको वैसे टैकल किया जाए। अलवर जिला डार्क जोन में है, चूंकि आप भी ऐसे जिले से आए हैं, वहाँ भी पानी की ज़्यादा नहीं है और अलवर भी ऐसा ही है। उस पर कुछ आपकी बातें जो नहीं, ये भी मेरी जानकारी में अभी आपके द्वारा ही लाया गया है पहली बार, और वही जैसा मैंने कहा कि एज पर रूल जो भी होगा और उसमें कोई अगर परिवर्तन की ज़रूरत है तो वो प्रपोजल भी हम स्टेट को अग्रेषित कर सकते हैं, लेकिन लाइक आई सेड कि उसके अंदर डेप्थ में जाने की ज़रूरत है और सबका सहयोग रहेगा तो अच्छा काम। जैसे ग्रास रूट लेवल पे जनता की जो समस्याएं रहती हैं उसके लिए जन संवाद की बेहद ज़रूरत रहती है, तो आपके स्तर पर क्या प्रयास रहेगा इस तरफ? एक तो उसका इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है, जो जन सुनवाई जो गुरुवार वाली इंस्टीट्यूशनली सरकार ने मैंडेट की हुई है, उसमें तो जनता से संवाद होता ही है, बट जो एक्सेसिबिलिटी जो है एक इशू रहता है, बट मेरे हिसाब से यहाँ नहीं रहना चाहिए और मैं अवेलेबल रहूँगा, कभी भी कोई भी आ सकता है मिलने अपना जो है परिवार लेके, और हम कोशिश करेंगे कि उसके जो इश्यूज़ हैं वो टाइमली फैशन में विद इन टाइम पीरियड हम उसको रिजॉल्व कर लें। अलवर में कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत चूड़ी मार्केट से महिला का पर्स चोरी होने का मामला सामने आया है। इसे लेकर पीड़ित महिला ने कोतवाली थाने पहुंचकर पर्स चोरी होने का मामला दर्ज कराया है। डेरा शाहपुर निवासी पीड़ित महिला प्रियंका चूड़ी मार्केट में सामान खरीदने के लिए आई थी। जब वह दुकान पर सामान खरीद रही थी तो उसके पर्स की चैन खोलकर नाक की बाली, सोने चांदी की अंगूठी सहित 5000 रुपये की नकदी चोरी हो गए। इसके बाद महिला ने पर्स को काफ़ी ढूंढा लेकिन उसका पर्स नहीं मिला। इसके बाद पीड़ित महिला ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर पर्स चोरी का मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। प्रियंका डोरोलिया कहाँ की रहने वाली है? डेरा शाहपुर। कहाँ से कहाँ आई थी? क्या चूड़ी मार्केट में आई थी? गांव से? हाँ, गांव से खरीदारी करने। अच्छा, फिर चोरी हो गया, इनका पर्स चोरी हो गया। उसमें 5000 रुपये कैश थे, एक चांदी का मुट्ठी, एक सोने की और एक नाक की बाली सोने की। फिर रात्रि अभी वहाँ ढूंढने गए दुकान पर, उधर नहीं मिला। फिर मैं थाने में गया इनको रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए। चोरी हुआ या कोई ले गया? बैग में से पीछे से चोरी हुए हैं। बैग की चेन में से? हाँ, चैन में से। अलवर के शिवाजी पार्क थाना अंतर्गत बुद्ध विहार में दिल्ली पुलिस के सहायक उप निरीक्षक हुकुमचंद चौधरी ने नशे में अपने साले का अंगूठा चबा लिया। इस मामले की जानकारी होने पर मौके पर पहुंची शिवाजी पार्क थाना पुलिस सहायक उप निरीक्षक को सामान्य चिकित्सालय लेकर पहुंची और उसका मेडिकल कराया गया, लेकिन शराब पिए हुए सहायक उप निरीक्षक ने मेडिकल कराने के दौरान अस्पताल में हंगामा खड़ा कर दिया। इस दौरान सहायक उप निरीक्षक ने मेडिकल नहीं कराने को लेकर भी उत्पात मचाया। शिवाजी पार्क थाने से जुड़े सहायक उप निरीक्षक शंकर सिंह ने बताया कि उन्हें सूचना मिली कि बुद्ध विहार निवासी एक व्यक्ति के घर पर उसका जीजा, जो कि दिल्ली पुलिस में ASI है, वह नशे की हालत में उत्पात मचा रहा है। इस दौरान दिल्ली पुलिस से जुड़े
एएसआई हुक्मचंद चौधरी ने अपने साले छतरपाल का अंगूठा चबाया हुआ दिखाया। इसके बाद पुलिस सहायक उप निरीक्षक को सामान्य चिकित्सालय में मेडिकल कराने के लिए लेकर पहुंची। साथ ही पीड़ितों द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस से जुड़ा सहायक उप निरीक्षक लंबे समय से नशे का आदी है, जिसके चलते उसकी पत्नी और बच्चे काफ़ी समय से परेशान रहते हैं। ऐसे में उनकी पत्नी अपने भाई के घर बुधवार आई हुई थी। इस दौरान एएसआई ने अपने साले घर पहुंचकर हंगामा खड़ा कर दिया। इस मामले से जुड़ा एएसआई का साला अलवर जिला परिषद कार्यालय में यूडीसी के पद पर कार्यरत है। साथ ही राजस्थान राज्य मंत्रालय संघ का जिला अध्यक्ष भी है। कहाँ हो आप? दिल्ली पुलिस में? भाई मैं कहीं भी ना हूँ, मैं कहाँ तो रखा मैं कुछ मारा नहीं। अजी मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कि आप दिल्ली पुलिस में हो गया? मैं घर आया, मेरे घर आया भाई यहाँ पे। मैं बढ़िया हूँ अजी, मारा तो मैं पिटे नहीं यहाँ पे, पिटे नहीं मेरे को यहाँ। मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ आप दिल्ली पुलिस में हो गया? भाई साहब दिल्ली पुलिस में मैं नौकरी करता हूँ, मतलब रेस्ट पाया मैंने, रेस्ट है ड्यूटी मेरी। क्या हो गया फिर आज? मेरी मारी दांत तोड़ दिया। किसने? दांत तोड़ दिया, मेरा साला ही है वो। कहाँ पे? देखा नहीं, कहाँ तोड़ दिया आपको हाथ? भाई मैं अपने घर जा रहा था, ठीक ना, कोई बात नहीं, कोई बात कुछ बात नहीं हुई, कोई बात नहीं कुछ भी। पुलिस वाले हैं जानकार होंगे भाई। अलवर में सरस डेयरी प्रशासन ने मिलावटी दूध से भरे टैंकर पर कार्रवाई करते हुए उसे पकड़ लिया। इसके बाद मौके पर ही मिलावटी दूध को नष्ट कराया गया। इस दौरान डेयरी एमडी और डेयरी प्रशासन मौजूद रहा। डेयरी एमडी सूबेदीन खान ने बताया कि उन्हें मिलावटी दूध की सूचनाएं लगातार मिल रही थी, जिसकी क्वालिटी कंट्रोल टीम द्वारा रूटीन में जाँच की जा रही थी। जिस मिलावटी टैंकर को पकड़ा गया है उसमें करीब 6138 लीटर दूध था, जिसे नष्ट करवाया गया है। टैंकर चालक मुंडावर की तरफ से दूध से भरा टैंकर लेकर आया था, जिसकी क्वालिटी कंट्रोल टीम ने जांच की तो दूध मिलावटी पाया गया। यह टैंकर डेयरी में अस्थायी रूप से लगा हुआ था। उन्होंने बताया कि पिछली बार मिलावटी टैंकर पकड़ा गया तो उस पर 12,64,000 रुपये की पेनल्टी लगाई गई। उन्होंने लैब के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि सरस डेयरी की लैब निरंतर रूप से अपना कार्य कर रही है और लगातार दूध की जांच लैब द्वारा की जा रही है, लेकिन मिलावटी दूध अपने मानकों में खरा नहीं उतरा, इसलिए मिलावटी दूध के टैंकर को नष्ट कराया गया है। फिलहाल इस टैंकर पर भी पेनल्टी लगाई जाएगी। उन्होंने कहा कि लोगों को अच्छा और गुणवत्तापूर्ण दूध मिले, उसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। डेयरी प्रशासन मिलावटी दूध पर कार्रवाई कर रोक लगाने का भी पूरी तरह प्रयास करता है। डेयरी में फर्जी दूध आने की सूचना नहीं, जो रूटीन वर्क है हमारा चेक करने का, उसमें लगातार चल भी रहे हैं। पहले से काफ़ी इधर उधर से बदनाम लोगों ने किया हुआ था डेयरी को, तो उस हिसाब से हमारी क्वालिटी कंट्रोल वाले एकदम सतर्क रूप में लगातार BRRM रेगुलर 1 by 1 चेक चला। लगातार पहले चेक किया सही था, लगातार चेक में अभी गलत आया तो गलत। लैब टेस्ट में कितना क्या RM उसका निकला? जो RM इतने 16 है उसका, जबकि 28 होना चाहिए। ये जो टैंकरों की टेंडर प्रक्रिया है, इसमें अस्थायी टैंकर भी चल रहे हैं, इसको लेकर क्या व्यवस्था की जा रही है और कब? नहीं, अपन ने टेंडर किए हुए हैं इनके, जो स्थायी चल रहे हैं सभी टेंडर हुए हैं, लेकिन अभी एक आदेश आया था गवर्नमेंट का कि अभी सब टेंडरों पर रोक लगा दी हुए पड़े हैं, सिर्फ रेट खोलना है और उसके बाद हमको टेंडर लगाना है। आज जो मिलावटी दूध मिला है ये क्या अस्थायी टेंडर? हाँ, अस्थायी लगा हुआ है और ये अस्थायी भी लगा है 1/10 से स्थायी लगा। उसके बाद कोई आचार संहिता लगी नहीं, टेंडर के बाद भी टेंडर करे तो अब वापस टेंडर पर रोक लगा दी। टैंकर में मिलावटी दूध किन किन समितियों का है और कितने हजार लीटर? इनमें 7 समितियों का दूध है, 6 समितियों का एक डबल है और 6138 लीटर दूध है टोटल। पूर्व में भी जो मिलावटी दूध मिला वो भी अस्थायी जो है टैंकर उन्हीं के अंदर मिल रहा है, क्या वजह लग रही है? अब पूर्व में भी अस्थायी में मिला और अब भी अस्थायी मिला, वजह तो क्या, चेक तुम सबको ही कर रहे हैं, लेकिन अब अस्थायी तो क्या व्यवस्था है अपनी, मान ले समय पे टेंडर नहीं कर पाए, व्यवस्था नहीं हो पाई, तो अस्थायी तो लगाना ही पड़ता है, उसकी बात नहीं है। बढ़ जाता है। और जब टैंकर चालक या वो मालिक पकड़ा जाता है तो हमेशा यही कहता है साहब पहली बार ही पकड़ा गया। हाँ, नहीं वो तो पहली बार हो, वो तो बचने के लिए कुछ भी बोले, बाकी हमारी जो लैब है बिल्कुल सशक्त है और एकदम फ्री हैंड काम कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है, दबाव नहीं है। अब लैब वालों से जांच करना, मालिक कौन लेके आता है? नहीं, तो इनके ड्राइवर होता है और साथ में केमिस्ट होता है, ठेकेदार के द्वारा लगाया जाता है। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर रेलवे के रिटायर्ड कर्मचारियों के संघ पुरानी पेंशन योजना संयुक्त मंच ने अब आर पार की लड़ाई का ऐलान किया है। इसे लेकर संघ द्वारा अलवर रेलवे स्टेशन परिसर पर 8 से 11 जनवरी तक क्रमिक भूख हड़ताल की जा रही है।
संघ के सदस्य ने कहा कि यह लड़ाई किसी संस्था या विशेष व्यक्ति की नहीं है, यह अपने अधिकारों की लड़ाई है। जब एक नेता 4, 5 या 6 पेंशन तक ले सकता है तो कर्मचारी को उसकी सेवा के बाद दी जा रही महज एक पेंशन से वंचित क्यों किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि फिलहाल संघ द्वारा यह हड़ताल 8 जनवरी से 11 जनवरी तक की जा रही है। मांगे नहीं माने जाने की दशा में संघ द्वारा लिए गए अंतिम निर्णय के आधार पर इसे आगे भी बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य कार्मिकों ने एक जनमत संग्रह कराकर इस बात का स्पष्ट संकेत दे दिया है कि वे 100% हड़ताल के पक्ष में हैं। अगर अब भी समय रहते सरकार कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली की मांग पूरी नहीं करती है तो एक बार फिर 1974 के बाद पुरानी पेंशन बहाली के लिए रेल का चक्का जाम किया जाएगा। एक लाइन को कोट करना चाहता हूं। उन्होंने संविधान सभा में भाषण देते हुए कहा था कि राजनीतिक लोकतंत्र में जब तक सामाजिक लोकतंत्र नहीं होगा राजनीतिक लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा। राजनीतिक लोकतंत्र और सामाजिक लोकतंत्र में डिफरेंस जब हम करते हैं तो सामाजिक लोकतंत्र में जो चीजें आती हैं वो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, 3 चीजें बहुत अहम हैं और तीनों को एक दूसरे से हम अलग करके नहीं देख सकते। जब मैं समानता की बात कर रहा हूं तो और आसान शब्दों में मैं आपको समझा दूं कि इस देश के अंदर एक पेंशन क्यों नहीं हो सकती, इस देश के अंदर एक ड्यूटी आवर्स क्यों नहीं होने चाहिए, इस देश के अंदर एक शिक्षा क्यों नहीं होनी चाहिए। आप इसको समझिए कि एक नेता 4 पेंशन ले रहा है और एक चपड़ासी को एक पेंशन भी नसीब नहीं है इस देश के अंदर। यह धोखा है कि नहीं है। प्रधानमंत्री को पेंशन मिलेगी, राष्ट्रपति को पेंशन मिलेगी, मुख्यमंत्रियों को पेंशन मिलेगी, लेकिन सिपाही को पेंशन नहीं मिलेगी, चपरासियों को पेंशन नहीं मिलेगी। तो ये चीज़ें जो हैं इस देश के अंदर जो गलत हो रही हैं, इसी क्रम में आज हम यहाँ भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और हम गवर्नमेंट को संदेश देना चाहते हैं अलवर के इस प्लेटफॉर्म से कि अतिशीघ्र आप इसको पुरानी पेंशन को बहाल करिए और लोगों को, हिंदुस्तान की जो कर्मचारी लोग हैं उनको राहत प्रदान करिए। आपकी क्या मांगे हैं? हमारी सीधी मांग यही है कि नई पेंशन योजना जो एक धोखा है इसको समाप्त करके पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाए, सबको पेंशन मिले, जिससे सब लोग अपने बच्चों का पालन पोषण अच्छी तरह से कर सकें, अच्छी एजुकेशन दे सकें और अच्छा वातावरण देश के अंदर डेवलप होगा। आज कितने हैं भूख हड़ताल पर बैठे? हम यहाँ भूख हड़ताल पर लगभग 30 से 35 आदमी बैठे हुए हैं और ये भूख हड़ताल सिर्फ अलवर के अंदर ही नहीं पूरे डिवीजन के अंदर चालू है। जयपुर में बांदीकुई हमारे साथी कुछ गए हुए हैं और बाकी अन्य स्टेशनों पर भी भूख हड़ताल चल रही है। अलवर में राजस्थान के वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा के अलवर निवास पर सोमवार को मिलने वालों का तांता लगा रहा। वहीं सरिस्का के अधिकारी क्षेत्रीय निदेशक RN मीणा और सरिस्का DFO DP जगावत ने उनसे शिष्टाचारपूर्ण भेंट की। मंत्री ने सरिस्का के विकास की योजना बनाने के लिए अधिकारी को कहा। चर्चा दौरान मंत्री ने कहा कि कोई भी समस्या हो तो उन्हें बताएं, जिन्हें दूर करने के प्रयास किए जाएंगे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। इस विभाग में चुनौतियों के साथ काम करने के मौके भी बहुत हैं। वन्य जीवों की सुरक्षा, वन क्षेत्र की सुरक्षा और ग्रामीणों के हित की रक्षा करने के लिए उनका विभाग प्रतिबद्ध है। भ्रष्टाचार के जीरो टॉलरेंस के सवाल पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार को प्राथमिकता से लिया हुआ है, चाहे वह पेपर लीक का मामला हो या अन्य मामले हो। सरकार ने 10 दिन में ऐसे कदम उठाए हैं कि सरकार इस समय मंशा साफ झलकती है कि सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है। 100 दिन के कार्य योजना में अभी 30 दिन हुए हैं और सरकार ने काफ़ी कुछ काम किया है। पेपर लीक मामले में आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। सभी अधिकारियों को भ्रष्टाचार से निपटने के लिए आदेशित किया गया है और जो भी अपराधी तत्व है उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। भय मुक्त राजस्थान बनाने के प्रयास होंगे। आमजन की सुरक्षा सरकार की पहली प्राथमिकता है। वहीं केंद्र सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण योजनाओं को लेकर 5 साल शासन करके गई कांग्रेस सरकार ने कोई प्रयास नहीं किए। जनहित की महत्वपूर्ण योजनाओं को लागू किया। अब केंद्र सरकार की मुख्य योजनाएं उज्ज्वला योजना, आयुष्मान योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, घर घर शौचालय, स्वच्छ भारत अभियान, मृदा जांच सहित अनेक ऐसी योजनाएं हैं जिन पर विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान शिविर लगाकर कार्य किए जा रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकार का पूरा प्रयास है कि पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाएं पहुंचे। उन्होंने बताया कि सोमवार को उन्होंने मुंडावर के 2 ग्राम पंचायत में लगने वाले शिविरों का निरीक्षण किया और वहां लाभार्थियों से बात की। ये सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि एक महत्वपूर्ण
जिम्मेवारी मंत्री के नाते मुझे आपने सौंपी है, उसके लिए उनका मैं कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ ही साथ ये विभाग में चुनौतियाँ भी हैं और काम करने की संभावना बहुत है, मौके भी बहुत हैं। वन्य जीव की सुरक्षा, वन्य क्षेत्र की सुरक्षा, साथ ही साथ जो ग्रामीण लोग उस वन्य क्षेत्र में रह रहे हैं उनके हितों की रक्षा करना और वन्य जीवों के माध्यम से, इस जंगलों के माध्यम से राजस्थान को देश के ही नहीं अपितु विश्व के मानचित्र पर स्थापित करना, ये महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं। निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है कि वन अधिकारी और आम जन के सहयोग से इस काम को मैं बखूबी करने का प्रयास करूँगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है, उसमें आप आज 2 इसमें शामिल होंगे, किस तरह है, कैसे लोगों को जागरूक करके फायदा दे सकते हैं? देखिए, केंद्र सरकार की जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, विशेष रूप से उज्ज्वला योजना है, आयुष्मान भारत की योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, घर घर शौचालय का काम जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले लिया था, स्वच्छ भारत की कल्पना जो प्रधानमंत्री जी ने देखी वो योजना है, मृदा जांच की योजना है, ड्रोन के माध्यम से दवाई का छिड़काव भी, और दवाई का छिड़काव भी नहीं, उस ड्रोन के माध्यम से किसान विवाह समारोह में किसी अच्छे कार्यक्रम में अपने उस काम को भी ले सकता है। बहुत सारी योजना है जिसकी पिछले 5 वर्ष में जो कांग्रेस की सरकार थी, इन योजनाओं का लाभ आम जन को मिले, उसका किसी तरह का भी प्रयास राजस्थान सरकार के द्वारा नहीं किया गया था। पूरे देश भर में इस प्रकार की विकसित संकल्प यात्रा निकली है। चूँकि राजस्थान में आचार संहिता थी, चुनाव थे, उसके बाद अब ये हमारे राजस्थान में चल रही है। अलवर शहर विधानसभा क्षेत्र में ये यात्रा 24 दिसंबर को ही पूर्ण कर चुकी थी। इस नाते से मुझे मुंडावर जाकर के वहाँ 2 ग्राम पंचायतों में आज वहाँ कार्यक्रम है, वहाँ जाकर के एक तो कैंप की जांच भी करूँगा और विशेष रूप से वहाँ का जो लाभार्थी है उसको उस योजना का लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा वो देखेंगे और प्रयास ये करेंगे कि अधिक से अधिक लाभार्थियों को केंद्र की जो योजनाएं हैं उनका लाभ मिले। और जो प्रधानमंत्री जी की सोच है कि पंक्ति में खड़े हर उस अंतिम व्यक्ति को, चाहे केंद्र सरकार की योजनाओं हो चाहे राज्य सरकार की योजना हो, उसका लाभ मिले, ये पूरा प्रयास राज्य सरकार का रहेगा। सरकार का ये है कि भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस रहेगा। इसी सरकार के संबंध में अलवर जिले में या बाकी जगह कहीं भ्रष्टाचार हुआ उसकी जांच होगी? निश्चित रूप से अलवर जिला ही नहीं, पूरे राजस्थान में। और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने अभी लगभग 10 दिन के अंदर अंदर विशेष कदम उठाए हैं अपराधों पर रोकथाम के लिए, पेपर लीक के मामले पर रोकथाम के लिए, भ्रष्टाचार के लिए विशेष उन्होंने अधिकारियों को आदेशित भी किया है। तो निश्चित रूप से तमाम जो अपराध हैं, विशेष रूप से भ्रष्टाचार हो और ये पेपर लीक का मामला हो, अपराधियों के जिस प्रकार से पिछले राज में हौसले बुलंद थे उनको कुचलने का काम हो और आम जन को किस प्रकार से राज्य सरकार की सुविधाएं मिले, उसके लिए 100 दिन की कार्य योजना राज्य सरकार के द्वारा बनाई गई है। उसमें 30 दिन तो निकल चुके हैं और 10 दिन अभी, क्योंकि जिस प्रकार की जिम्मेवारियाँ कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम सबको कहा है कि 3 दिन जयपुर में रहना है, 2 दिन खुद की विधानसभा में रहना है, पार्टी कार्यालय में बैठना है। मेरा ये मानना है कि शेष रहे दिनों में हमने जो 100 दिन का संकल्प, कार्य संकल्प माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया है उसको पूरा करेंगे और राज्य सरकार की योजनाओं को आम जन तक पहुंचा करके उनको राहत प्रदान करने का। अलवर कोतवाली थाना पुलिस ने मकान में चोरी करने के मामले में 2 महिला सहित एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। कोतवाली थाने के सहायक उप निरीक्षक अरुण कुमार ने बताया कि परिवादी रमेश चंद्र गुप्ता ने थाने पर आकर शिकायत दी कि वे अपने घर की छत पर धूप में बैठे हुए थे, तभी किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनके घर में घुसकर 50,000 की नकदी, सोने चांदी के जेवरात चोरी कर लिए। इस मामले में पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज कर मकान के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे देखे। जांच के दौरान पुलिस ने दीवानजी का बाग निवासी 2 महिलाओं कविता उर्फ अनीता और ममता को गिरफ्तार किया। पूछताछ में दोनों महिलाओं ने अपना जुर्म कबूल किया है। आरोपी महिला ममता ने बताया कि मकान से चोरी किए हुए पैसे उसने अपने पति राकेश को दे दिए और उसने पैसे खर्च कर दिए, जिस पर राकेश को भी गिरफ्तार किया गया। वहीं पकड़े गए तीनों आरोपियों से नकदी और सोने चांदी के जेवरात बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं। दिनांक 1/1/2024 को परिवादी श्री रमेश चंद्र गुप्ता पुत्र रामजी लाल जाति महाजन निवासी स्कीम नंबर 10 के अलवर के द्वारा थाना पर उपस्थित होकर एक रिपोर्ट पेश की दिनांक 23/12/2023 को दोपहर के समय हम छत पर बैठे हुए थे। उसी दौरान किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा घर में से रखे अलमारी में रखा रुपया
व जेवरात चोरी कर लिए गए हैं। इस संबंध में जांच के दौरान घटनास्थल के आसपास के फुटेज देखे गए, फुटेज लिए गए। फुटेज के आधार पर मुलजिमानों की पहचान की गई, जिसमें 2 महिलाएं, एक का नाम कविता उर्फ अनीता पुत्री राजू निवासी दीवानजी का बाग और दूसरी महिला का नाम ममता पत्नी राकेश जाति बाल्मीक निवासी स्कीम नंबर 10B का होना चिन्हित हुआ, जिनको तलाश किया गया और इनसे अनुसंधान किया गया और बाद अनुसंधान प्रकरण में गिरफ्तार किया गया। प्रकरण के अनुसंधान के दौरान ये आया कि महिला ने बताया कि जो पैसे हमने चुराए थे वो मेरे पति ने इधर उधर किसी को दे दिए और खर्च कर दिया उसके द्वारा, तो उसके पति को भी गिरफ्तार कर लिया गया है नियमानुसार और जिससे भी अनुसंधान जारी है और प्रकरण में जो रुपये और जेवरात उनकी बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं, जिन्हें आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर 2 दिन का रिमांड प्राप्त किया जाएगा। अलवर शहर के टेल्को चौराहे पर 600 वर्ग गज जमीन बेचने का एग्रीमेंट कर 27,50,000 रुपये हड़पने का मामला सामने आया है। भरतपुर जिले के नगर निवासी एक व्यक्ति ने अलवर के किशनगढ़वास के दोगड़ा गांव के व्यक्ति ने रकम हड़पी है। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस जांच कर रही है। इसे लेकर नगर के इंसाफ खान ने किशनगढ़वास के दोगड़ा गांव निवासी जमील खान पुत्र चुरमल्ली के खिलाफ धोखाधड़ी कर 27 लाख रुपए हड़पने का मुकदमा दर्ज कराया है। इंसाफ खान ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि जमील उसका रिश्ते में साला लगता है, जिससे उसने 600 गज जमीन का सौदा किया था। पूरा सौदा 54 लाख में तय हुआ था, जिसके एवज में 27,50,000 रुपये दिए गए। पहले जमीन का एग्रीमेंट कर दिया गया था, लेकिन रजिस्ट्री के समय विक्रेता जमील नहीं आया। बाद में उसने पैसे देने से मना कर दिया। वह कहने लगा कि उसके साथ भी गबन हो गया, इस कारण पैसा भी नहीं दे सकेगा। पीड़ित ने बताया कि जमील ने अलवर शहर में टेल्को चौराहे पर 600 वर्ग गज की जमीन दिखाई, असली मालिक से खरीदने का एग्रीमेंट भी दिखाया, जिस जमीन को 5 जून 2023 को उसे बतौर एग्रीमेंट बेचान किया। अग्रिम राशि 27.5 लाख रुपए दिए। इस जमीन की रजिस्ट्री 30 जुलाई 2023 को कराना तय हुआ था, लेकिन बाद में उसने रजिस्ट्री नहीं कराई। जी, मेरा नाम इंसाफ खान है और मैं नगर का रहने वाला हूँ। ये जमील खान अपने डोंगड़ा के निवासी हैं, पुत्र चिरमल्ली। इनसे हमारा एक ज़मीनी सौदा हुआ था टेल्को, जो प्लॉट टेल्को पे स्थित है। तो उसके बाबत हमने अग्रिम राशि 27.5 लाख रुपए इनको 5 जून 2023 को भुगतान कर दी थी और रजिस्ट्री की तारीख 30 जुलाई 2023 तय होना पाया था, मगर रजिस्ट्री के टाइम पे इन्होंने आनाकानी करी और हमें रजिस्ट्री नहीं कराई। और बाद में हमें पता लगा कि वो ज़मीन इनके नाम कभी थी ही नहीं। फर्जीवाड़े से हमें किसी दूसरे की ज़मीन का एग्रीमेंट लिखा और उसके बाद हमने जब पैसे मांगे अपने, तो हमें पैसे देने से भी साफ मना कर दिया। किस प्रकार से पता लगा था कि वहाँ को जमीन है वो इस इंसान की है? इसने हमें उस ज़मीन पर लेके गया और हमें बताया कि ये ज़मीन मेरे कब्जे में है। इसने हमें असली मालिक से लिखा हुआ एक एग्रीमेंट दिखाया, जो कि इसने करवा रखा था 8 फरवरी 2023 को। उसके बाबत हमें लगा कि इसके पास ये ज़मीन काबिज है, ये इस पर काबिज है, तो हमने इसको पैसे दे दिए। और रिश्तेदारी का मामला था, विश्वास था, तो इन्होंने फिर हमारे साथ बाद में ये धोखाधड़ी करी। क्या लगता है रिश्ते में आपका? ये रिश्ते में तो ये हमारे परिवार में मेरे ताऊ के लड़के का साला है। कितने वर्ग गज का प्लाट के को मामला है ये 600 वर्ग गज का मामला था, जिसका सौदा 9,000 रुपये प्रति वर्ग के रेट से तय हुआ, जो कि 54 लाख रुपए में तय हुआ था। और 27.5 लाख रुपए हमने अग्रिम राशि एग्रीमेंट के वक्त हमने इसको पूरी दे दी थी। कोटपुतली कस्बे में 10 दिसंबर की रात्रि कृष्णा टॉकीज के पास पीएनबी बैंक के एटीएम को उखाड़कर ले जाने की घटना को गंभीरता से लेते हुए वारदात का शीघ्र खुलासा करने तथा अज्ञात आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी के आवश्यक निर्देश दिए थे। इसे लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोटपुतली नेम सिंह के निर्देशन और वृत्ताधिकारी कोटपुतली मदन लाल जैफ के सुपरविजन में थानाधिकारी थाना राजेश कुमार शर्मा के नेतृत्व में विशेष टीमों का गठन किया गया। गठित टीमों को घटनास्थल के आसपास और हाईवे पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेजों का विश्लेषण किया, साथ ही तकनीकी सहायता एवं सूचना संकलन कर लिया। पुलिस ने एटीएम लूट की वारदात को अंजाम देने वाले बेगी नाजर थाना गंगोह जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश निवासी तासीम उर्फ काला उर्फ पहलवान पुत्र आशिक अली शमसपुर कला थाना सरसावा जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश निवासी नाजिम पुत्र कदीर और शाहपुर
थाना गंगोह, जिला सहारनपुर, उत्तर प्रदेश निवासी शमशुद्दीन उर्फ शंभू पुत्र मोहम्मद हसन और इंतजार पुत्र असगर को गिरफ्तार किया है। पुलिस द्वारा गिरफ्तार अभियुक्तों से गहनता से अनुसंधान किया जा रहा है। पकड़े गए सभी अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं। घटना से पूर्व और घटना के बाद अपने मूल निवास स्थान को छोड़कर किसी निर्जन स्थान यमुना नदी किनारे भेष बदलकर मजदूरों के भेष में रहते हैं। इसके बाद जहां पर सीसीटीवी कैमरे आदि नहीं होते हैं, उस स्थान को चुनकर वहीं से अपराध करने की योजना बनाकर अलग अलग राज्यों में जाकर घटना को अंजाम देते हैं। वहीं घटना कारित करने के बाद निर्धारित मार्ग से न आकर लंबे रास्ते से मार्ग बदलकर ग्रामीण रास्तों से वापस आते हैं। उक्त गैंग घटना करने से पहले और बाद में मोबाइल फोन का प्रयोग नहीं करती है। अभियुक्तों द्वारा पूरे भारतवर्ष के अलग अलग राज्यों में जाकर सुनसान जगह और बिना गार्ड वाले एटीएमों की रैंकी की जाती है। इसके बाद एटीएम में घुसकर सीसीटीवी कैमरों में काला स्प्रे का प्रयोग कर कैमरों को धुंधला कर दिया जाता है और सब्बल और छेनी की सहायता से एटीएम के पीछे चोट मारकर जगह बनाते हैं। इसके बाद एटीएम मशीन को रस्से और पट्टे की सहायता से गाड़ी में फंसाकर लोहे के हुक्कों को रस्सी से बांधकर गाड़ी की सहायता से झटका मार उखाड़ लेते हैं। इसके बाद एटीएम मशीन को गाड़ी में रखकर साथ ले जाते हैं और सुनसान स्थान देकर एटीएम को काटकर उसमें रखकर रुपया निकाल लेते हैं। उक्त गैंग द्वारा स्कॉर्पियो गाड़ी से राजस्थान, मथुरा, दिल्ली, हरियाणा और उत्तराखंड में घटना की गई है। ये लोग घटना करने के बाद अपने घरों पर नहीं रहते हैं। मोबाइल का प्रयोग नहीं करने के कारण खुले आम घूमते रहते हैं। इस तरह किसी भी व्यक्ति को इनके बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। वहीं घटना करने के उपरांत ये लोग पुलिस को भ्रमित करने के लिए सफ़ेद स्कॉर्पियो में अलग अलग नंबर प्लेट लगाकर या नंबर प्लेट हटाकर घटना करते थे। उक्त गैंग द्वारा दिसंबर माह में मात्र 10 दिवस के अंतराल में 5 राज्यों में विभिन्न स्थानों में एटीएम उखाड़ने की वारदात को अंजाम दिया है। विदित रहे कि इस मामले को लेकर 10 दिसंबर 2023 को कृष्णा टाकीज के सामने पंजाब नेशनल बैंक कोटपुतली शाखा के डिप्टी मैनेजर जगदीश कुमार मीणा ने एटीएम लूट की रिपोर्ट पेश की थी। किशनगढ़ बास कस्बे में विधिक सेवा समिति के पीएलवी सूरजभान कछवाहा और गुलाब शर्मा द्वारा रविवार को कस्बे के बस स्टैंड के पास स्थित रैन बसेरे का निरीक्षण किया गया। कस्बे में नगर पालिका की ओर से रैन बसेरा संचालित है। इसमें सर्दी से बचने सहित महिलाओं और बच्चों के मनोरंजन और अन्य सुविधाएं होनी चाहिए, लेकिन प्रचार प्रसार के अभाव में जरूरतमंद, बेसहारा और निर्धन लोग इन सेवाओं के उपयोग से महरूम है। खासकर महिलाओं की संख्या न के बराबर है। रैन बसेरे में 15 लोगों के लिए रुकने की व्यवस्था है, पर मात्र 2 ही व्यक्ति ठहरे हुए पाए गए। वहीं 3 व्यक्ति इंदिरा रसोई में कार्य करने वाले ठहरे हुए पाए गए। निरीक्षण के दौरान रैन बसेरे के शौचालयों की व्यवस्था दयनीय पाई गई। यहाँ शौचालय गंदगी से अटे हुए मिले, जबकि पूर्व में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश व तालुका विधिक सेवा समिति अध्यक्ष प्रशांत चौधरी के द्वारा निरीक्षण के दौरान व्यवस्थाएं सुधारने के निर्देश दिए गए थे। रैन बसेरे में कीटनाशक दवाई और अग्निशमन यंत्र भी लगे हुए नहीं मिले। निरीक्षण के दौरान सूरजभान कछावा और गुलाब शर्मा द्वारा उपस्थित लोगों को श्रम विभाग द्वारा संचालित श्रमिक योजनाओं और विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के संबंध में निःशुल्क विधिक सलाह प्रदान की गई। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह के रोड शो कार्यक्रम में आए लोगों की 2 युवकों ने जेब काटकर नकदी साफ कर ली, जिन्हें लोगों ने पकड़कर पुलिस के सुपुर्द कर दिया। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम कार्यक्रम में सहभागिता कर रहे थे, तभी 2 युवकों ने कई लोगों की जेब साफ कर दी। इनमें सब्जी विक्रेता राम हरि गुजर के 16,000, अर्जुन गुजर के 10,000, हरजीत गुजर के 40,000, अंकित के 10,000 और एक रिटायरमेंट अध्यापक सहित कई लोग शामिल हैं। इसके बाद मोराका स्थित ईंट भट्टे पर सीसीटीवी कैमरे पर 2 युवक जेब काटते नजर आए, जिन्हें लोगों ने सीकरी रोड पर पूर्व पार्षद अर्जुन सिंह के यहां स्वागत के दौरान पकड़ लिया। इसके बाद लोगों ने दोनों को पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। उक्त युवकों द्वारा करीब 7 लोगों की जेब काटना बताया है। पर मंत्री जी के स्वागत समारोह में गए थे। स्वागत समारोह में जेब में 15,600 रुपये रखे थे। उधर जब थोड़ी देर बाद देखे तो जेब में कुछ भी नहीं मिला, जेब साफ मिला। ऐसी घटना घटी। दौसा जिले के मेहंदीपुर बालाजी में अज्ञात कारणों के चलते एक युवक ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के अनुसार झुंझुनू जिले के सागा गांव निवासी रोहित शर्मा यहां निर्माणाधीन धर्मशाला में चौकीदार का काम करता था। बीती रात रोहित ने कमरे के पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना पाकर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अस्पताल भिजवाया। यह घटना मेहंदीपुर बालाजी के बाईपास काली माता मंदिर के समीप की है। रैणी उपखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत प्रागपुरा के सैंथल बास गांव में बिजली का तार टूटने से घरों में 11 केवी का करंट आने से 2 महिलाओं सहित 3 जने घायल हो गए। इसके बाद सभी घायलों को बांदीकुई अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद सभी को छुट्टी दे दी गई। ग्रामीणों ने बताया कि सभी घरों में 11 केवी का करंट आ गया, जिससे 2 महिलाओं सहित कई लोग घायल हो गए। निगम की लाइन से टूटे हुए 11 केवी के तारों में सुबह 5 बजे तक करंट आता रहा। करंट आने की सूचना जीएसएस पर देने के लिए फ़ोन किया, लेकिन किसी ने फ़ोन अटेंड नहीं किया।
इसके बाद गांव वालों ने अपने घरों के लोहे के गेट खोलकर बाहर निकलने की कोशिश की। इस दौरान करंट आने से अंजलि, प्रवीण, हजारी सहित कई लोग घायल हो गए। ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने 3 जनवरी को ही इसकी शिकायत 181 पर भी दे रखी थी, लेकिन रैणी AEN द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। वहीं इस संबंध में सहायक अभियंता अशोक जहांगीर ने बताया कि रात को कोई फोन नहीं आया, सुबह पता चला है तो मौके पर टीम भेज दी गई। टीम टूटे हुए तार को ठीक करने में लगी हुई है। रेल कर्मियों द्वारा NPS के विरोध में और OPS लागू कराने के संघर्ष को लेकर भूख हड़ताल की गई। ये अनशन और भूख हड़ताल M राघवैया, BC शर्मा और सराय शाखा अध्यक्ष नरेंद्र सागवान और शाखा सचिव रविंद्र सिंह के नेतृत्व में की गई। इस दौरान समस्त पदाधिकारी और डेलीगेट सहित समस्त रेल कर्मी मौजूद रहे। इस दौरान रेल कर्मियों ने न्यू पेंशन NPS स्कीम रद्द करने और पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करने की मांग की। साथ ही महंगाई भत्ते की रुकी हुई 3 किस्तों के एरियर का भुगतान करने, निश्चित समय अवधि 2026 तक रिपोर्ट देने के लिए 8वें वेतन आयोग या वेज रिव्यू कमेटी का गठन करने को लेकर उच्च अधिकारियों को चेताया। देखो, ये NGSA का वो आह्वान था, डॉक्टर M रघुवैया ने FIR का आह्वान के ऊपर आज सभी ब्रांचों में हमारी जितनी भी URM की जितनी ब्रांचें हैं उनमें सभी ब्रांचों पे धरना दिया जा रहा है। हमारा मुख्य एजेंडा तो है NPS को रद्द करके पुरानी पेंशन बहाल कराना। 18 महीने का हमारे एरियर बाकी है, जो कोविड पीरियड में जो देना था गवर्नमेंट ने नहीं दिया। हमारी उस पर पूरा विरोध है कि वो जल्द से जल्द दिया जाए ताकि कर्मचारियों शांति का जो माहौल है थोड़ा शांत हो सके। अब 4 दिन का तो है, 12 तारीख तक तो अपनी ब्रांचों पर अपने डिवीजन पे करेंगे, फिर हेडक्वार्टर में जाएंगे और जरूरत पड़े तो संसद भवन पे भी जाएंगे, क्योंकि तो मुख्य मांग है युवाओं की। तो फिर आगे बुढ़ापे को सुरक्षित रखने के लिए हमें तो पुरानी पेंशन तो चाहिए। तभी देश को जो गवर्नमेंट है, मौजूदा गवर्नमेंट को पता लगना चाहिए भाई अब तक कर्मचारी 2001-2004 से विरोध रेगुलर करते आए पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए। चाह रहे कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाल हो जाए। NPS में तो भविष्य कुछ है ही नहीं, उसमें तो खाली कुछ नहीं मिलता, 2-4 हजार रुपए मिल जाती है। कर्मचारी कैसे अपना जो बुढ़ापा काटेगा उसके पीछे। इससे अच्छा हरियाणा गवर्नमेंट ये 3500 रुपए पेंशन दे रही है, तो क्यों ना वो बुढ़ापा पेंशन ले लेगा, नई पेंशन क्यों लेगा वो। विराटनगर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत तेवड़ी के वार्ड नंबर 8 स्थित गुजरों के मोहल्ले में जल निकासी की व्यवस्था नहीं होने के कारण सड़क पर जल भराव होने से ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय निवासी रामेश्वर प्रसाद शर्मा और रामकण गुजर ने बताया कि नालियों के दूषित पानी के निकास नहीं होने के कारण मुख्य मार्ग पर काफी समय से गंदा पानी भरा हुआ है, जिसके कारण आवागमन भी अवरुद्ध हो गया है। ग्रामीणों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि इसे लेकर कई बार स्थानीय पंचायत प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को अवगत कराया जा चुका है, लेकिन इसके बाद भी समस्या जस की तस है। दूषित पानी के कारण संक्रमित बीमारी होने का भी खतरा बना रहता है। ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए जल समस्या के निराकरण की मांग की है। इस मौके पर दाताराम गुजर, मुकेश योगी, महेश बीचवाल, रामेश्वर प्रसाद शर्मा, रामकण गुजर, रामकिशोर बीचवाल, गिरधारी लाल गुजर, सचिन सहित काफी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। गिर जाते हैं और पानी को समाधान नहीं होता, नाली नहीं है, मौजूद नाली बनानी चाहिए। 20 साल हो गए, 20 साल कम से कम 20 साल 25 साल हो गए इसको, परेशान और पानी इकट्ठा हो जाता है, आने जाने में बहुत तकलीफ होती है। जो छोटिया सरपंच सुनाई को न कर रहे हो, 20 साल हो गई, ये खराब रास्ते में टाबर टिकर पड़े चाहिए कमा फिसल रहे। क्या कारण से बहुत परेशान से पानी की व्यवस्था हो रही चाहिए, निकलने की जगह नहीं है। ये गांव तेवड़ी है, वार्ड नंबर 8 है, गुजरों का मोहल्ला है। यहाँ पानी मतलब वर्ष भर भरा रहता है। आए दिन छोटे बच्चे यहाँ से निकलते हैं तो गिरते हैं, बड़े बुजुर्ग यहाँ से निकल नहीं सकते। यहाँ पर कोई ग्राम पंचायत या कोई अन्य जो प्रतिनिधि हैं कोई नालियों की सुनवाई नहीं करता है। और आए दिन यहाँ पर बच्चों को निकलने के, छोटे छोटे बच्चे सुबह स्कूल से आते हैं तो उनके कपड़े कई बार ख़राब हो जाते हैं। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ, जो भी इस आवाज़ को सुन रहा है, इस नालियों का समाधान करे और छोटे बच्चों और विकसित जो लोग हैं। खेड़ली कस्बे के नगर पालिका परिसर में विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान योजनाओं के लाभार्थियों से PM मोदी ने ऑनलाइन संवाद किया। इस शिविर में नगर पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, समस्त पार्षदों, स्थानीय प्रशासन, चिकित्सा सहित अन्य विभागों के कार्मिक उपस्थित रहे। इस दौरान खेड़ी नगर पालिका EO की शिविर में भी गैर मौजूदगी चर्चा का विषय बनी रही। थानागाजी कस्बे में शारदा सामाजिक सेवा समिति द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में रक्तदान करने को लेकर स्थानीय युवाओं सहित ग्रामीणों में भारी जोश देखा गया। शिविर के दौरान रक्तदाताओं द्वारा 526 यूनिट रक्तदान किया गया। इसके लिए सभी रक्तदाताओं सहित शिविर में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करने वाले लोगों का आभार जताया गया। इस मौके पर सभी रक्तवीरों ने रक्तदान कर मां शारदा सेवा समिति का सहयोग किया। रक्तदान शिविर में जयपुर के चिकित्सकों द्वारा सेवाएं प्रदान की गई।
राजस्थान में श्री कर्णपुर विधानसभा के उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी रुपेंद्र सिंह कुन्नर की ऐतिहासिक जीत के उपलक्ष्य में खैरतल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया। यहां पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष जयप्रकाश हेडाऊ के कार्यालय पर नेता प्रतिपक्ष विक्रम सिंह चौधरी के नेतृत्व में मिठाई बांटकर आतिशबाजी की गई। इस अवसर पर पार्षद तैयब खान, अभिषेक हेडाऊ, पवन वासु, नवीन अग्रवाल, कालू हेडाऊ, शैलेंद्र यादव, छेलू, महावीर वासु, शेर सिंह गुजर, दीपू हेडाऊ, तिलक बुराहड़िया, ओमवीर बाल्याण सहित कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। खेडली कस्बे में श्री राम मंदिर को लेकर कैलेंडर का विमोचन किया गया। यहां विधायक रमेश खींची के नेतृत्व में नगर पालिका क्षेत्र के घर घर जाकर यह कैलेंडर बांटे जाएंगे। इस कैलेंडर पर 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर उद्घाटन को लेकर दीपदान, पाठ पूजन को लेकर संदेश लिखे हैं। इस मौके पर विधायक के साथ चेयरमैन संजय घीसगढ़िया, पूर्व प्रधान संजय खींची, नगर पालिका पार्षद महेश जैन, पूर्व पार्षद विनोद अवस्थी सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। खैरतल में पानी की किल्लत को लेकर सोमवार को वार्ड नंबर 5 की महिलाएं जलदाय विभाग के कनिष्ठ अभियंता निखिल से मिली। इस दौरान महिलाओं ने उनके वार्ड में 1 साल से पानी नहीं आने को लेकर नाराजगी जताई। महिलाओं ने बताया कि यदि पानी की समस्या नहीं मिटी तो कलेक्टर से मिलकर उन्हें समस्या से अवगत कराया जाएगा। इस मौके पर गोमती देवी, बत्ती, ओमवती, सुमन, रीना, मूर्ति देवी, लज्जा सहित अनेक महिलाएं मौजूद रही। महिलाओं ने आरोप लगाया कि जलदाय विभाग का कर्मचारी दूसरे मोहल्ले में पानी खोलता है और उनके मोहल्ले की तरफ पानी का प्रेशर कम खोलता है, जिससे उनके मोहल्ले में पानी नहीं आता है। पानी नहीं आता है, पानी नहीं आता तो हमारा पानी आ जाएगा ना, हम कलेक्टर साहब के पास जाएंगे, हमारी शिकायत और हमारा बिल आता है, कोई किसी का 4000 का, किसी का 4000 का, घंटा खूब पानी आ रहा है, पानी आ रहा है, पानी खूब आ रहा है हमारे। कितने साल से पानी नहीं आ रहा? हमारे 1 साल से पानी नहीं आ रहा है। क्या जवाब दे रहे हैं इन सब? कोई कुछ जवाब नहीं देता है, लटारा थोड़ी कर देता है। लाइनमैन की मिली भगत है कि जो पानी आते भगा देते हैं हमारे। लाइनमैन जो पानी खोलता है उसकी मिली भगत है क्या? चढ़ाई में पानी मिली भगत है, ऊपर वाला कोई पानी छोड़ रहा, हमारे नहीं जा रहा पानी। कुछ कमीशन कर रखा है उनने, क्या कमीशन खा रहा है ऊपर से वे। ये तो हमारा पानी आ जाता है, नहीं आता है तो हम आगे शिकायत करांगा। खैरतल के थाना ततारपुर द्वारा अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया हुआ है। इस अभियान के तहत थाना पुलिस ने एक स्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया है। ततारपुर थाना अधिकारी महावीर सिंह ने बताया कि अभियान के तहत 1 साल से फरार चल रहे स्थायी वारंटी कोलाना निवासी सुच्चा सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह को गिरफ्तार किया गया है। करौली जिले में राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम के मुख्य संरक्षक एवं प्रशासनिक अध्यक्ष सियाराम शर्मा के 74वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में राजकीय चिकित्सालय में मरीजों को फल वितरित किए गए। प्रदेश महामंत्री रामदयाल मीणा ने बताया कि हर साल संरक्षक सियाराम शर्मा का जन्मदिन पर मरीजों को फल वितरण और रक्तदान शिविर का आयोजन करके मनाया जाता है। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं द्वारा संरक्षक सियाराम शर्मा की दीर्घायु की कामना की गई। वहीं प्रदेश महासमिति सदस्य लज्जाराम गुजर ने बताया कि शिक्षक संघ सियाराम शिक्षक समस्याओं के समाधान के लिए सदैव तत्पर रहता है। ब्लॉक महामंत्री चंद्रभान सिंह ने बताया कि ब्लॉक अध्यक्ष प्रहलाद मीणा के नेतृत्व में फल वितरण किया गया। इस मौके पर गंगापुर सिटी जिला कोषाध्यक्ष गोपाल लाल गुप्ता, राजेश गौड़, अवधेश शर्मा, राम स्वरूप मीणा, कमलेश पाडली, रमेश कैमा, रवि राजपूत सहित अन्य शिक्षक उपस्थित रहे। तिजारा कस्बे के चंद्रलोक सिटी प्रांगण में विधायक बाबा बालक नाथ ने जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान विधायक ने लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान क्षेत्रवासियों ने बिजली, पानी सहित विभिन्न समस्याओं को लेकर विधायक को अवगत कराया। विधायक बाबा बालक नाथ ने अधिकारियों को समस्याओं के निस्तारण करने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर गौशाला कमेटी महामंत्री डब्बू जैन ने 14 जनवरी को मोनी बाबा के आश्रम में होने वाले कार्यक्रम को लेकर निमंत्रण पत्र दिया। मोनी बाबा की गौशाला में हजारों गायों का लालन पालन हो रहा है, इस बारे में विधायक को अवगत कराया। आज समाचार में इतना ही। दीजिए मुझे मेरी टीम को इजाजत। नमस्कार।